एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में 30 अगस्त के दिन आपका जो जीव विज्ञान का पेपर है, उसके लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो 30 अगस्त का आपका पेपर है, उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन हैं, चलिए जल्दी से समझते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी किसमें रहेगी? शुतुरमुर्ग का अंडा, इसमें आपकी सबसे बड़ी कोशिका रहेगी। दूसरा है, वायरस मुख्यतः बने होते हैं। तो वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा है, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अगला है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं, तो ये प्यूरिन, शर्करा तथा फास्फेट के बने होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है? तो Fe इसका आंसर आपका रहेगा। अगला है, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। तो 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ये क्या है? प्रथम उत्पाद है केल्विन चक्र का। अब अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, C3 चक्र को डेडेस के नाम से भी जाना जाता है। तो केल्विन के नाम से जाना जाता है। चौथा है, क्रोज रचना डेडेस पौधों में पाई जाती है। तो C4 पौधों में पाई जाती है। तीसरा है, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला डेडेस एंजाइम है। तो रूबिस्को एंजाइम है। चौथा है, राइबोल्यूज 1 से 5 फाइफोस्फेटडेस में कार्बन परमाणु होते हैं। तो 5 होते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान डेडेस है। तो 0.5 से 0.9। और ऑक्सी शोषण में एक ग्लूकोज के अणु से कुल डेडेस एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो 38 एटीपी अणु की प्राप्ति होती है। यहाँ से तीसरा प्रश्न, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। पहला है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में सुक्रोज में परिवर्तित होता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से दूसरा प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान 1 होता है। तो ये सत्य है। तीसरा है, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्र का कोशिका है। तो असत्य है। चौथा है, मछलियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। तो असत्य है। पांचवा, कंठ के ऊपर धड़कन नुमा संरचना एपिग्लोटिक्स कहलाती है। तो ये असत्य है। और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 18 से 20 बार श्वसन होता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। यहाँ से चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त। दूसरा है ACG, इसकी जोड़ी रहेगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और हृदय ध्वनि की जोड़ी रहेगी स्टेथोस्कोप। और रक्त दबाव की जोड़ी रहेगी स्फेग्नोनैनोमीटर। और ऐसे तो जो आपकी पांचवी जोड़ी है वो पेल केमर रहेगा। ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो कितने नेफ्रॉन पाए जाएंगे आपके इसमें? 10 लाख आपके नेफ्रॉन इसमें पाए जाएंगे। ये तो लगभग है। और नेत्र ने ग्लूकोज की जो मूत्र है उसमें ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोगों को दर्शाती है? तो मधुमेह रोग को दर्शाती है। तीसरा है, बोमेन संपुट कहाँ पर उपस्थित होता है? तो नेफ्रॉन के अंत में। और रक्त में ग्लूकोज का एकत्रित होना क्या कहलाता है? तो हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। और पांचवा, पेरिकार्डियल द्रव का एक कार्य लिखिए। तो हृदय की गति के लिए स्नेहक का काम करता है। अब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो छठा है, कोशिका की परिभाषा लिखिए। सातवां, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं?
8वां है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। 9वां है श्वसन गुणांक को स्पष्ट कीजिए। 10वां है फुफ्फुस वर्णीय द्रव के 2 कार्य लिखिए और लसिका के 2 कार्य आपको बताना है। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है अमेनोटेलिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए। 13वां है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। 14वां है C3 या C4 पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। और यहाँ से आपका 15वां है अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में कोई 3 अंतर लिखिए। 16वां है खुले व बंद परिसंचरण तंत्र में कोई 3 अंतर लिखिए। 17वां है यूकेरियोटिक गुणसूत्र व प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में कोई 4 अंतर लिखिए। 18वां है जीवों में कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। 19वां है ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में कोई 4 अंतर लिखिए। और 20वां है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आज की इस वीडियो में 20 प्रश्न आपको बताए गए हैं। 30 अगस्त के दिन यदि आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाना है तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप ज़रूर करें। आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। आपका जो प्रश्न है वो है कोशिका की परिभाषा लिखिए। तो कोशिका की परिभाषा में कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह सभी ज्ञात जीवों की मूल निर्माण खंड है और स्वयं प्रतिकृति करने में सक्षम है। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और कंप्लीट साथ में करना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो अथवा है इसमें आपको केंद्र के कार्य बताने हैं। तो आनुवांशिक सामग्री डीएनए को संग्रहित करता है और उसकी रक्षा करता है जो कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा है कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं को विनियमित करता है। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आपको लेना है क्योंकि समय आपके पास कम है। यहाँ से आपका जो 7वां प्रश्न है उसमें आपको पेप्टाइड बंध की परिभाषा बतानी है। तो यह एक रासायनिक बंधन है जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के बीच बनता है जिससे पानी का एक अणु निकलता है और यह प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपका अथवा है तो कुछ प्रश्नों के आंसर डायरेक्ट में आपको बताऊंगी। तो आप प्रश्नों को ध्यान से आपको पढ़ लेना है। तो डीएनए द्विरज्जु की कुंडलाकार संरचना होता है। क्या है? डीएनए द्विरज्जु की कुंडलाकार संरचना है जबकि आरएनए एकल रज्जु की होता है। अब आपका है शर्करा। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इसमें अंतर था आपका और ये यहाँ से आपको परिभाषित करना है प्रकाश संश्लेषण को। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। तो आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 1-2 बार पढ़ेंगे अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको किन्हीं 2 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखना है। तो पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपका 9वां है श्वसन गुणांक को स्पष्ट करना है। श्वसन के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। यह श्वसन में उपयोग किए जा रहे सब्सट्रेट के प्रकार को इंगित करता है। तो क्या है इसमें? कुछ नहीं है, परिभाषा आसान है कि श्वसन के दौरान क्या है, मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको ऑक्सी श्वसन को स्पष्ट करना है। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज और कार्बन जैसे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा एटीपी
ऊर्जा यानी कि एटीपी के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है। तो स्क्रीनशॉट आपको हर एक प्रश्न का लेते चलना है। अब चलिए 10वां प्रश्न हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो फुफ्फुसी द्रव है उसके 2 कार्य बताना है। तो पहला है फेफड़ों और छाती की दीवार के बीच घर्षण को कम करता है। क्या करता है ये? फेफड़ों और छाती के बीच की जो दीवार होती है ना, उसके घर्षण को कम करता है, जिससे फेफड़ों की किडनी गति सुरक्षित होती है। दूसरा है फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाता है। क्या करता है ये? फेफड़ों की जो चिकनी गति है उसे सुनिश्चित करता है और फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाता है। ये 2 कार्य हो गए हैं। अब हम इसके अथवे को पढ़ेंगे। तो अथवा है आपका जैव क्षमता। तो यह फेफड़ों की अधिकतम आयु मात्रा है, जिसे एक व्यक्ति अधिकतम अंतः श्वसन के बाद अधिकतम बाह्य श्वसन कर सकता है, और यह फेफड़ों की कार्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण माप है। तो क्या है? यह फेफड़ों की अधिकतम वायु मात्रा है, जिसे एक व्यक्ति अधिकतम अंतः श्वसन के बाद और अधिकतम बाह्य श्वसन कर सकता है, और यह फेफड़ों की कार्यात्मक एक महत्वपूर्ण माप है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से जैव क्षमता हमने पढ़ लिया है। अब लसिका के 2 कार्य आपको बताने हैं। तो पहला है ऊतकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ को रक्त प्रवाह में वापस ले जाती है, जिससे एडिमा को रोका जा सकता है। क्या करता है? ऊतकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ को रक्त प्रवाह में वापस ले जाता है, जिससे एडिमा को रोका जाता है। दूसरा है कि रोगजनकों और अन्य विदेशी पदार्थों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइटिस होते हैं। तो ये हो गया है आपका प्रश्न लसिका के कार्य। अगला जो प्रश्न है, रक्त के 2 कार्य हैं। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है और शरीर के तापमान को नियमन करता है। यहाँ से 12वां प्रश्न है ओमेनोटेलिक जंतु को परिभाषित करना है। तो ओमेनोटेलिक जंतु वे होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जिससे जैसे मछली और जलीय उभयचर। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से यूकेरियोटिक जंतुओं की परिभाषा है। तो यूकेरियोटिक जंतु वे होते हैं जो सॉरी, ये अभी हमने पढ़ लिया है। यहाँ से 13वां प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अथवा है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि वे कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो कोशिका के विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक है। तो बहुत ही आसान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे कोशिकीय श्वसन के द्वारा क्या करते हैं? एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो कोशिकाओं की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनके लिए आवश्यक है। यहाँ से आपका C3 C4 पौधों में अंतर है। तो C3 पौधों में केवल केल्विन चक्र होता है, जबकि C4 पौधों में H स्लेक मार्ग और केल्विन चक्र दोनों होता है। दूसरा है C3 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन अधिक होता है, जबकि C4 पौधों में कम होता है। तीसरा है C3 पौधों में बंडल शीत कोशिका स्पष्ट नहीं होती है, जबकि C4 पौधों में ये स्पष्ट होती है। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेना है आपको। यहाँ से ये आपका अथवा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 15वां है आपका, जिसमें आपको अंतः श्वसन के बारे में 3 अंतर बताना है। अंतः श्वसन, निःश्वसन। अंतः श्वसन में डायाफ्राम और बाह्य इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और निःश्वसन में शिथिल होती हैं। और अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है और निःश्वसन क्या है? एक आमतौर पर निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि सभी प्रश्नों को यदि हम समझेंगे तो बहुत अधिक समय आपका लगेगा। यहाँ से जितना हो सका उतना मैंने आपको समझाया है। यहाँ से ये आपका 16वां प्रश्न है।
खुला बंद परिसरण तंत्र में कोई 3 अंतर बताना है। यहाँ से किन्हीं 3 रक्त समूहों को स्पष्ट आपको करना है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप सभी प्रश्नों को। यहाँ से आपका ये 17वां प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका ये अथवा है। यहाँ से भी कंप्लीट करें और आपका जो अगला प्रश्न है ये 18वां। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से ये आपका 19वां प्रश्न है। और ये यहाँ से ये अथवा है किण्वन क्रिया के 4 महत्व बताने हैं। नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। ये यहाँ से इसका अथवा है। तो आपको जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए गए हैं सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अच्छे से कंप्लीट करें, इसी में से ही आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे।